This conference will now be recorded. Testing of hypothesis. किस पर्पस के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हम करने जा रहे हैं? फॉर लीनियर रिलेशनशिप। हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस करने जा रहे हैं किस पर्पस के लिए? लीनियर रिलेशनशिप के क्या लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मुझे ये बताएं कि लीनियर रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, किस साइड पे हमें जाना चाहिए? रिग्रेशन एनालिसिस वाली साइड, क्योंकि आपको पता है रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर ये जो लाइन होती है हमारे पास y is equal to a plus bx, इट इज अ लीनियर लाइन। रिग्रेशन लाइन क्या है? लीनियर रिलेशनशिप ही तो बताती है फर्स्ट डिग्री इक्वेशन हमें। तो हमें रिग्रेशन एनालिसिस को चेक करने के लिए हमें किसको, इस फैक्टर को देखना पड़ता है, क्योंकि ये बी जो फैक्टर है ये रिलेशन बताता है कि कितने परसेंट या कितना रेशो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के दरमियान में रिलेशन की। ठीक होगी बात? तो बाकी इसके वही स्टेप्स उसी तरह से काम करना है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज है, बाकी सारा सवाल सेम है। तो आप टेस्टिंग प्रोसीजर लिख लें, टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर लीनियर रिलेशनशिप। टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर लीनियर रिलेशन। टेस्टिंग प्रोसीजर फॉर लीनियर रिलेशन। सबसे पहला स्टेप, H0 B is equal to 0। H0 में क्या लिखेंगे? B is equal to 0। H1 B is not equal to 0। और ये हमेशा ऐसे ही है, इसमें और कोई केस नहीं बनता, ये हमेशा ऐसे ही होगा। B is equal to 0 का मतलब है देयर इज रिलेशन या देयर इज नो रिलेशन। B is equal to 0 का मतलब क्या है? देयर इज अ रिलेशन या देयर इज नो रिलेशन। रिलेशन, लीनियर रिलेशन नॉट एग्जिस्ट। लीनियर रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको सिर्फ बताने के लिए, आपने सिर्फ लिखना B is equal to 0 और B is not equal to 0। लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट। पहला स्टेप, फार्मूलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। H0 B is equal to 0, H1 B is not equal to 0, राइट? तो B is equal to 0 का मतलब है लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और B is not equal to का मतलब है लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरे नंबर पे अल्फा इज इक्वल टू जो भी गिवन होगा, नहीं गिवन होगा तो 5% लिख देंगे, अगर गिवन होगा तो जो रिलेशन गिवन होगा वही लिखेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे टेस्ट स्टेटस टू बी यूज्ड, मतलब इसमें कौन सा टेस्ट इस्तेमाल करते हैं? तो हमेशा टी टेस्ट। इसका फार्मूला लिख दो, R इंटू अंडर रूट n-2
over 1 minus r square is equal to r multiplied by अंडर रूट n minus 2 over 1 minus r का स्क्वायर। ये चीजें याद रखनी डेली बेस पर, ये फार्मूला लिखने जरूरी है, ये भूल जाते हैं। चौथा नंबर तो वही है, क्रिटिकल रीजन करेंगे। इसमें भी क्रिटिकल रीजन एक ही है, इसमें वो 3 ऑप्शन नहीं बनती। क्रिटिकल रीजन में हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2v, क्योंकि टू टेल है ना, एंड t ग्रेटर देन टी अल्फा बाय 2v। पांचवें नंबर पे डिसीजन दे देंगे, रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद हमने असाइनमेंट शुरू कर देनी है अपनी। तो पहले वही असाइनमेंट के क्वेश्चन करेंगे जिसका ताल्लुक हमारे करंट क्वेश्चंस के साथ है, और उसके बाद फिर हर तरह का सवाल करेंगे इंशाल्लाह। यानी असाइनमेंट हमने पूरी करनी है सॉल्व, अल्टीमेटली हमने असाइनमेंट पूरी सॉल्व करनी है। जी जनाब, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन लिखें, हमारे पास यूनिट्स हैं, और उसकी प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन कॉस्ट है। सपोज यूनिट 20 है, 25 हो गया, 30 हो गया, 32 हो गया, 40 हो गया। फिर अगली बात वो कह देता है कि सपोज हमारे पास कॉस्ट 20 यूनिट्स की कॉस्ट सपोज दैट 1200 है, 25 यूनिट्स की कॉस्ट सपोज दैट 1500 है, 1900 है, फिर 2200 है, फिर 40 यूनिट्स की कॉस्ट सपोज दैट 2600 है। ये सवाल है, कहता है टेस्ट एट द रेट ऑफ 6% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कर लेते हैं, whether there is linear relation exist between units and cost. There is a linear relation exist between unit and cost. डन होगी बात? चलें, वही स्टेप परफॉर्म करने हैं जो हमारे पास लिखे हुए हैं। सबसे पहला स्टेप, फार्मूलेट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। H नॉट B is equal to 0, H1 B is not equal to 0। अगर आप ब्रैकेट में लिख दें तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देयर इज नो रिलेशन, देयर इज अ रिलेशन, बस। नंबर 2, अल्फा हमारे पास 5%। नंबर 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज कर, T is equal to R multiplied by n minus 2 over 1 minus R का स्क्वायर। हम अपने अपने कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे और R फाइंड कर लेंगे। फार्मूला लिखेंगे जरूर। अच्छा ये 6% है, सॉरी, R हम लिखेंगे। R का फार्मूला क्या होता है, n समेशन xy माइनस समेशन x इंटू समेशन y ओवर n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x होल का स्क्वायर, n समेशन y का स्क्वायर माइनस समेशन y होल का स्क्वायर। जी मेरे भाई, अपने अपने कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करके R बताएं।
आपने पेपर में ये कैलकुलेटर से सम भी एक दफा लिखने हैं। पेपर में वो कैलकुलेटर से याद आएगा, आता है सब कुछ। आपने सम भी लिखने हैं, लेकिन फिलहाल आप x की जगह पुट करें यूनिट्स, y की जगह कॉस्ट पुट करें और मुझे बताएं r का आंसर कितना आ रहा है। अपने अपने कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करें। जी मेरे भाई, 0.99। बाकी लोग भी चेक करें क्या यही आंसर आ रहा है या चेंज है। क्या 0.99 है या आंसर बिल्कुल 0.99 आ रहा है। आर स्क्वायर भी बता दें फिर, क्योंकि हमें दोनों चाहिए। आर स्क्वायर भी बता दें। इसका स्क्वायर ले लें, 0.99 का स्क्वायर ले लें, अलग से फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है इसका। 0.9805। तो अब अपना फार्मूला पुट करें दोबारा और वैल्यू फाइंड करें। t इज इक्वल टू r मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n माइनस 2 ओवर 1 माइनस r स्क्वायर। 0.99 मल्टीप्लाइड बाय n कितना था, 1 2 3 4 5 अंडर रूट 5 माइनस 2 ओवर 1 माइनस 0.9805 का स्क्वायर। लो मेरे भाई कैलकुलेटर में पुट करें और मुझे t का आंसर बताएं कितना। अपने अपने कैलकुलेटर में पुट करके बताएं आंसर कितना। चेक करें जरा सबका 12.28 है या नहीं। जी 12.28। उसके बाद क्रिटिकल रीजन, उसके बाद क्रिटिकल रीजन, चौथा स्टेप हमारा है क्रिटिकल रीजन। क्या लिखना है, t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2v एंड, क्योंकि टू टेल है ना, t ग्रेटर देन t अल्फा बाय 2v। t लेस देन माइनस t अल्फा बाय 2 कितना है, अल्फा बाय 2 कितना है, 6% है ना, 6% को 2 पर डिवाइड कर दें, 0.03 और v हमारा 4 है। एंड बस ये लिखने की फॉर्मेलिटी है बस, 0.03 और 4। टेबल से जल्दी से t की वैल्यू फाइंड करके बताएं कितनी आ रही। हाँ जी, टेबल से 3%, वन टेल में देखना है, जो वन टेल के सामने वैल्यू लिखी होगी ना उसमें देखना है, क्योंकि तो आपने 2 पर डिवाइड कर दिया है, हाफ कर दिया है। तो वन टेल के सामने 0.03 देखें और 4 देखें। है सही 0.3, मुझे लगता है ही नहीं प्री टेस्ट में। तो एक मिनट मुझे टेबल देखने दो, ये 3% है, जरा चेक करें टेबल में। नहीं है, आप यहाँ 5% ही कर लें, इसको 5% ही कर लें, ऊपर भी 5% ही कर लें, क्योंकि टी में तो 6% होता ही नहीं है। यहाँ पर 5% ही कर लें, अपने क्वेश्चन में 5% कर लें। हाँ जी, अच्छा ये तलहा का मैसेज मिला है। तलहा आपका टी की वैल्यू 8 पॉइंट समथिंग आ रही है, या आप टी टेस्ट की बात कर रहे थे। ये आ रही है टी की वैल्यू, टी की वैल्यू यही आ रही है 8.63। चलें देखते हैं 1 माइनस, अच्छा ये स्क्वायर नहीं लेना था, ये तो स्क्वायर हमने लिया हुआ है ना, ये स्क्वायर लिखना नहीं है। जब स्क्वायर लेकर वैल्यू लिखी हुई है ना 9805,
12.27 नहीं आ रहा है, 28 ही आ रहा है। 12.15 आया 12.28 आ रहा है, सही आ रहा है, मैंने अभी खुद सॉल्व किया। 12. हाँ, किसी ने अगर 0.98 सिर्फ लिखा हो ना तो शायद थोड़ा बहुत चेंज हो जाए। हाँ जी, क्रिटिकल रीजन पे बताएं। आज तो मैंने टेबल भी ओपन नहीं किया, 1 मिनट मैं टेबल ओपन कर लूँ, सिर्फ 1 मिनट वेट कीजिएगा, मैं टेबल ओपन कर लूँ तो फिर आता हूँ। ये स्क्रीन नहीं आ रही आपको। मैंने टेबल ओपन कर लूँ, स्क्रीन आ जाती है। टेबल ओपन करना है बस टी टेस्ट का, क्योंकि हमें चाहिए तो सही होता ही है ना। जी 5% पे 0.025 हो गया था, 0.025, और हमने देखना कि इसमें है वन टेल वाली साइड पे, तो 0.025 ये अमाउंट आ गई, और 4 के अगेंस्ट 2.7764, 2.7764 प्लस 2.7764। ये टू टेल वाले टेबल में तब देखना है जब आप लोगों ने डिवाइड नहीं करना अल्फा को। अल्फा को डिवाइड करोगे तो वन टेल में देखना, अल्फा को डिवाइड ना करो तो टू टेल में देखना। लो मेरे भाई, ये सारा रिजेक्शन रीजन है, ये भी रिजेक्शन है, ये एक्सेप्टेंस रीजन है, ये भी एक्सेप्टेंस है। हमारी वैल्यू आई है 12 पॉइंट समथिंग, 12.28, वो जा रही है यहाँ पे 12.28। रिजेक्ट किया या एक्सेप्ट किया? रिजेक्ट एच नॉट एंड एक्सेप्ट H1। मुझे ये बताओ, लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं? लीनियर रिलेशन करता है या नहीं? यस सर करता है। हाँ जी, क्योंकि H0 में हमने लिखा था लीनियर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता, और उस स्टेटमेंट को हमने रिजेक्ट कर दिया है, तो हम लिखेंगे अच्छा सर, सर ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो रिजेक्शन रीजन है ये एज नॉट है? नहीं, इसमें फिक्स है ये, देयर इज अच्छा, रिजेक्शन लीनियर, होगा एज नॉट ही होगा। इसमें फिक्स है। कॉस्ट एंड कॉस्ट, यूनिट्स एंड कॉस्ट। सर हम सर कभी ये एक्सेप्टेंस रीजन में आता तो फिर एज नॉट जो है वो एक्सेप्ट हो जाता। आपकी आवाज में वैब हो गई दरमियान में। सर मैं पूछ रहा हूँ कि ये अगर एक्सेप्टेंस रीजन में आता तो एज नॉट एक्सेप्ट होता। हाँ जी, और रिजेक्ट हो जाता है H1, और उस स्टेटमेंट के हिसाब से अपना कमेंट्स देते हैं। एक स्टूडेंट का सवाल था कि सर इसमें ना मेरे भाई हमेशा आपने ना, क्योंकि इज नॉट इक्वल टू है ना, तो जब इज नॉट इक्वल टू है तो अल्फा को 2 पे डिवाइड करते होते हैं, क्योंकि वो इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। जब यहाँ पर लेस देन हो या ग्रेटर देन हो तो तब डिवाइड नहीं करते अल्फा को, ठीक है। हाँ जी मेरे भाई, ये था हमारा एक तरह का, इसको पहले देखें कि इसमें कोई बात पूछने वाली है तो पूछें, वरना हम इसका ही पहला क्वेश्चन करते हैं असाइनमेंट से, इसका ही हम पहला क्वेश्चन करते हैं जी। तो पहले आई कैप का सेल्फ टेस्ट सॉल्व करते हैं। आई कैप के सेल्फ टेस्ट के अंदर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है ये, आई कैप का सेल्फ टेस्ट। ये असाइनमेंट में भी सवाल है, आप असाइनमेंट से भी निकाल सकते हैं।
आप अपना असाइनमेंट से सवाल निकाल सकते हैं। और ये आएगा आपकी बुक का सेल्फ टेस्ट का ही सवाल है। ये पहले पूरा सेल्फ टेस्ट पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम असाइनमेंट के बाकी क्वेश्चंस की तरफ चले जाएंगे। जी मेरे भाई, लिखा हुआ द इंटरेस्ट रेट इन द इकोनॉमी हैज कंसिडरेबली इंक्रीज्ड. This can have a negative impact on the demand by the people for houses. In order to determine the exact effect, an economist has collected data for the average mortgage rate and the number of housing starts in the country for the past 10 years. The data is shown below. इंटरेस्ट रेट वो कहते हैं इतना होता है तो नंबर ऑफ हाउसेस स्टार्ट्स इतने होते हैं। सबसे पहले कहता है डिटरमिन द लाइन बेस्ट फिट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट्स। पहला सवाल, डिटरमिन द लाइन ऑफ बेस्ट फिट। याद रखें जो बेस्ट फिट लाइन होती है वो रिग्रेशन लाइन होती है। जो बेस्ट फिट लाइन होती है वो रिग्रेशन लाइन होती है। ये हमारा पूरा टॉपिक रिवाइज हो रहा है ना, रिग्रेशन लाइन। रिग्रेशन लाइन को वो कहते हैं पहले फाइंड करो फिर उसके कोफिशिएंट का कमेंट भी करो। तो पहले तो हमने फाइंड करना है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये है उसका ए पार्ट। y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो हमें पता है b का फार्मूला होता है n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन y ओवर n समीशन x माइनस समीशन x होल का स्क्वायर। पेपर में आप एक दफा ये डाटा अपने पेपर के ऊपर कॉपी करना है, एक्स वाई का लाजमी कॉपी करना है, डायरेक्ट नहीं शुरू कर देना। ठीक है जनाब। अब बी जल्दी से आपने पेपर में वैल्यूज यहां पर पुट करनी है, उसके बाद अपना कैलकुलेटर से आंसर निकलना है। तो आप जल्दी से इसको कैलकुलेटर में पुट करें और मुझे बी का आंसर बताएं। हरी अप, हर बंदा काम करेगा, जिसको नहीं पता वो मुझे बताए। सर वो जरा मुझे बताइएगा कि y की वैल्यू कैसे आती है? वो सिर्फ x का सिंगल कॉलम आ रहा है, y का अगर लाना हो तो वो कैसे आता है? आप ना स्टैट का ऑप्शन नंबर 2 पे जाए ना, स्टैट के बाद a प्लस बी एक्स में। जब स्टैट का हम सिलेक्ट करेंगे ना, स्टैट में जाके, तो वहां पर 1 नहीं 2 सिलेक्ट करेंगे। ठीक है सर, मिल गए। जल्दी से इसको पुट करें और a और b की वैल्यू फाइंड करके बताएं, a की वैल्यू भी बताएं और a की वैल्यू भी बताएं। सबने काम करना है, कोई भी बंदा ऐसे नहीं बैठेगा। इंटरेस्ट रेट इंडिपेंडेंट है भाई, इंटरेस्ट रेट के चेंज होने से नंबर ऑफ हाउसेज में फर्क पड़ रहा है। तो इंटरेस्ट रेट हमारा एक्स है और नंबर ऑफ हाउसेज हमारा वाई है। ये चीजें तो अब आपको इजी लगनी चाहिए। पुट करके फिर एसी दबाना है? हाँ जी, फिर वो शिफ्ट 1। इमरान
ये शिफ्ट 1 के बाद रिग्रेशन है। हाँ जी जनाब, बताइएगा आंसर जरा। बी का कितना आंसर आ रहा है? सर मेरा तो बी आया है -39.2 -39.2। और ए आया सर 475। 475 जी। तो हमारे पास लाइन बन गई y इज इक्वल टू 475.16 माइनस 39.2x। इसका मतलब क्या है कि क्योंकि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और जो b हमारे पास है वो नंबर ऑफ हाउसेज स्टार्ट हैं, इनके दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। मतलब क्या है इसका? वो कहता है कि इसका मतलब है b इज इक्वल टू -39.2 का मतलब ये है कि इफ देयर इज 1% increase in rate of interest, 39.2 number of houses starts decline या reduce। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से 39.2 नंबर ऑफ हाउसेज, या 39 आप कर ले, होल नंबर में करना है तो 39.2 नंबर ऑफ हाउसेज डिक्लाइन कर देंगे, मतलब इतने स्टार्ट ही नहीं होंगे। और अगर इसी तरह 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो 39.2 नंबर ऑफ हाउसेज का स्टार्ट इंक्रीज कर जाएगा, यानी इतने ज्यादा नंबर ऑफ हाउसेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। या फिर इसके दोनों दोनों मतलब ठीक होते हैं, या देयर इज 1% डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, $39.2 number of houses start increase। नेगेटिव साइन हो तो अपोजिट रिलेशन बनाना होता है, पॉजिटिव साइन हो तो सेम रिलेशन बताना होता है। तो जनाब ये क्वेश्चन हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। रिग्रेशन लाइन पहले हमने फिट की, और दूसरा उसने कहा था कि उसका रिजल्ट इंटरप्रेट करें, वो भी इंटरप्रेट भी हो गया। डन। उसके बाद ये पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में वो कहता है डिटरमिन द आर स्क्वायर। डिटरमिन द, पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं। सर आर इसका है -0.542। एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स, सर मेरी वॉइस आ रही है? एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल का स्क्वायर, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल का स्क्वायर अंडर रूट। आर कितना आ रहा है? -0.542। -0.54। तो फिर आर स्क्वायर भी इसका फाइंड कर लें। 0.2947। 0.294, 0.29 कर लें।
अगर आप इसका रिलेशन बताएं इसका, तो इसका मतलब क्या है भला? 29% हाउसेज डिपेंड करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिपेंड्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी 29% जो नंबर ऑफ हाउसेज स्टार्ट करने होते हैं ना लोगों ने, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। बाकी जो है 71% नंबर ऑफ हाउसेज डिपेंड्स अपॉन सम अदर फैक्टर, वो और भी कई फैक्टर होते हैं। तो 29% जो स्टार्ट करते हैं हम नंबर ऑफ हाउसेज, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हैं। बाकी 71% जो नंबर ऑफ हाउसेज स्टार्ट होते हैं वो किसी और फैक्टर पर देखते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट भी हो गया। वैसे दूसरे को उसने कमेंट्स नहीं पूछा था, सिर्फ कहता था डिटरमिन। फिर वो कहते हैं एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कंडक्ट अ टेस्ट डिटरमिन द हाउसेज एंड इंटरेस्ट रेट आर लीनियर रिलेटेड और नॉट। 5% पे हमने टेस्ट लगाना है कि लीनियरली रिलेट कर रहा है या नहीं। तो जनाब वही तरीकाकार, सबसे पहला स्टेप H नॉट B is equal to 0, H1 B is not equal to 0। मतलब B is equal to 0 का मतलब है there is a relation between 0 का मतलब है there is no relation between rate of interest and number of houses, और B is not equal to 0 का मतलब है there is any relation। रिलेशन तो है, वो हमने ऊपर देखा हुआ है, 29% रिलेशन है दरमियान। अल्फा इज इक्वल टू 5%। टी का फार्मूला आर मल्टीप्लाइड बाय n माइनस 2 ओवर 1 माइनस आर का स्क्वायर। आर कितना हमने फाइंड किया था, याद है? आर की वैल्यू कितनी फाइंड? 0.542 माइनस 0.54 माइनस 0.54 मल्टीप्लाई एन कितना है? वन माइनस आर स्क्वायर कितना फाइंड किया था? 0.29। लो मेरे भाई आंसर बता दो कितना आ रहा है। माइनस 1.92। चौथा नंबर क्रिटिकल रीजन। चौथा क्रिटिकल जी मेरे भाई, t लेस देन माइनस टी अल्फा बाय 2v एंड t ग्रेटर देन t अल्फा बाय 2v। t अल्फा बाय 2v, अल्फा बाय 2 कितना है? 0.025 और v 9 है n माइनस 1। जी जनाब, इसकी टेबल ही बना लिया करो, ज्यादा आसान हो जाता है काम, आई कैप का एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। जी 0.025 को 9 में देखते हैं। ये 9 है जनाब 2.26 माइनस 2.26 प्लस 2.26। ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है, ये हमारा रिजेक्शन रीजन है। जी जनाब बताओ, रिजेक्ट कर रहे हो एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हैं आपकी माइनस 192 माइनस 1.92 किस रीजन में जा रही है? एक्सेप्ट H नॉट।
and reject H1। तो बताओ जरा लीनियर रिलेशन है या नहीं, है या नहीं? सर इसके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन पहले तो आ रहा था। There is no linear relation exist between rate of interest and number of। हाँ जी, कुछ बात क्लियर हुई? ओके है? किसी ने कोई सवाल पूछना है तो पूछे, वरना फिर आगे चलते हैं। किसी का कोई सवाल? सर जी सर जो रिग्रेशन लाइन हमने इसमें फाइंड की है, उसमें जो रिलेशन नजर आ रहा है हमें, लेकिन इसमें वो क्योंकि रिजेक्ट हो गया तो नहीं है। लीनियर रिलेशन की बात हो रही, रिलेशन तो है, लीनियर रिलेशन देखना है कि वो एक स्ट्रेट लाइन भी बना रहा है या नहीं। यानी वो होता है कि एक खास एक पॉइंट के बदले जो चेंज आता है, स्ट्रेट लाइन भी बनाना जरूरी है ना। एक शख्स ने पूछा है कि सर ये बता दें, देखिए ये जो रिग्रेशन लाइन है ना, इसका ये बी का मतलब होता है कि जो बी का आंसर होता है कि अगर इस एक्स में 1 चेंज के बदले वाई में ये चेंज होता है, तो एक्स हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट था और वाई हमारा इतना चेंज होना है, और वो था नंबर ऑफ हाउसेस। तो अगर नेगेटिव साइन है तो अपोजिट रिलेशन होता है, और अगर पॉजिटिव हो तो सेम। जैसे अगर पॉजिटिव प्लस होता ना तो हम कहते थे 1% इंटरेस्ट बढ़ने से नंबर ऑफ हाउसेस 39.2 बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव साइन है तो अपोजिट बोलना है कि 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने से नंबर ऑफ हाउसेस में 39.2 का डिक्लाइन आता है, और सेम 1% बढ़ने से 39.2 कम हो जाता है। ये रिग्रेशन लाइन के कमेंट्स हैं। हाँ जी जनाब, ये सवाल ओके है? अगले सवाल पे चलें। हाँ जी, एक सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने बताना है डिटरमिन द लाइन और बेस्ट फिट। ये हो जाएगा? इसमें कोई कोफिशिएंट ऑफ करनी है और कमेंट्स पास करने। देखो जिसका माइक में ना प्रॉब्लम हो तो वो मैसेज के जरिए कम्युनिकेट किया करे, शोर आता है इस तरह, तो बाद में किसी ने रिकॉर्डिंग सुननी हो तो उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए आप ना मैसेज के जरिए, हाँ कोई अगर बिल्कुल साइलेंस है तो फिर आप माइक ऑन करके सवाल जवाब कर सकते हैं। हाँ जी, आर स्क्वायर अजाज भाई ने पूछा है कि सर आर स्क्वायर होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आर स्क्वायर क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। और वो हमें बताता है कि अगर आर स्क्वायर का आंसर आ रहा है ना 40%, तो इसका मतलब है 40% रिलेशन जो गिवन वेरिएबल है उसकी वजह से वेरिएशन आ रही है। तो बाकी जो 60% उस चीज के अंदर वेरिएशन आती है ना, वो अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब अदर फैक्टर है। जैसे अगर हम सादा सी बात करें कि प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के अंदर सपोज दैट हम कहते हैं कि प्रोडक्शन के लिए मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। हम कहते हैं कि प्रोडक्शन की कॉस्ट में इजाफा होता है और आर स्क्वायर हमारा आ जाता है 40%। तो इसका मतलब है 40% जो कॉस्ट में इजाफा हो रहा है ना, वो मटेरियल की कॉस्ट में इजाफे की वजह से हो रहा है। अगर प्रोडक्शन की कॉस्ट में इजाफा हो रहा है और आंसर 40% आ रहा है, तो मटेरियल की कॉस्ट में इजाफे की वजह से हो रहा है। हाँ, बाकी जो 60% प्रोडक्शन की कॉस्ट में इजाफा हो रहा है ना, वो अदर फैक्टर है, उसमें लेबर आ जाती है, जनरल इन्फ्लेशन आ जाती है, कोई वेस्टेज रेट आ जाता है, वो और चीजें हो जाती है। ठीक है, तो जनाब क्वेश्चन नंबर 6 आपने करना है, ये बिल्कुल वैसा ही सवाल है, इसमें तो काम भी नहीं करना कोई और।
अच्छा, ये आपने अपनी असाइनमेंट से सवाल देख लेने हैं, टैली कर लेने हैं, ये आपके असाइनमेंट में भी सवाल हैं, ये क्वेश्चन भी आपने करना है। ये अभी जो सवाल हमने किया बिल्कुल वही है। आपने बेस्ट फिट लाइन फाइंड करनी है, इंटरप्रेट करना है, 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर लीनियर रिलेशन देखना है, सेम सवाल ये आपने करना है। और क्वेश्चन नंबर 9 ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपने व्हाट शूज मोस्ट फ्रीक्वेंटेड सोल्ड सेंट्रल मेयर्स, इसमें मीन मीडियन मोड का सवाल है, ये वो आपने एक दफा करना है। ये जितने सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कल मैं आपको करवाऊंगा भी सही। मेरा दिल तो है कि आज ही कर दें, लेकिन एक दफा आप अपने हाथ से सवाल करो, फिर मैं करवाऊंगा तो फिर ज्यादा अच्छा लगेगा। मीन मीडियन फाइंड करना है, ये भी आपने करना है जनाब। तो ये अभी सेल्फ टेस्ट के क्वेश्चन है, ये असाइनमेंट में भी मौजूद हैं, सेल्फ टेस्ट में भी हैं। आप जिस डाटा को देखकर कर लो वो ओके है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपने करना है, ये टेस्टिंग हाइपोथेसिस का सवाल है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है जनाब, ये है आपका काई स्क्वायर का सवाल, प्रोबेबिलिटी वाला। ये देखें आपको परसेंटेज गिवन है, ये आपका प्रोबेबिलिटी वाला। सर तो ये काय स्क्वायर कब करवाया आपने? काई स्क्वायर कल करवाया था। तो मेरे भाई आपने ना सेल्फ टेस्ट के सवाल, बाकी असाइनमेंट कल देखते हैं। सेल्फ टेस्ट के सवाल ना आपने 4 to 10 करने हैं, और कल मैंने ये सारे के सारे आपके चेक भी करूंगा और उसके बाद आगे भी पढ़ेंगे। और इंशाल्लाह कल का दिन हमारा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस का लास्ट डे होगा, विद असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे, थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग जाएगा तो कोई इशू नहीं। प्लस उसके बाद और दूसरा मैंने एक अनाउंसमेंट करनी थी कि हमने ना इसका जो मॉक है वो 30 या 31 को लेंगे, ताकि एक दफा हम उसकी तैयारी कर लें 30 या 31 को, ठीक है। तो कोई भी बंदा उससे पहले मॉक का ना सोचे, इसका मॉक हम लेंगे 30 या 31 को, ठीक है। 31 बेस्ट है, हमजा भाई कह रहे हैं तो 31 को ही ले लेते हैं, ठीक है। तो अस्सलाम कल वालेकुम से सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये हम एक्स और वाई पे जब लेते हैं तो एक्स पे हम हमेशा लेते हैं इंडिपेंडेंट फैक्टर। एक्स को इंडिपेंडेंट रखा करो वेस्ट, और वाई को डिपेंडेंट रखा करो। ठीक है सर, ओके। तो कल इंशाल्लाह बात होगी। कल पॉसिबल है हम क्लास फर्स्ट टाइम लें, मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो फिर जिस तरह से होगा फिर वैसे ही कर लेंगे, ठीक है। कल हो सकता है क्लास फर्स्ट टाइम कर लें, ठीक है। सर फर्स्ट ओके, टाइम कितना? अल्लाह हाफिज, मैं मैसेज कर दूंगा।